हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू माय चैनल बोर्ड बूस्टर्स। एंड इसी क्लास में हम 10th की सारी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सारे सब्जेक्ट की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर आप लोग को मेरी वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आप लोग को इसका भी नोट्स या क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और वैसे भी जियोग्राफी को ना ज़्यादा समझने की थोड़ी ना ज़रूरत होती है, सिंपली रीड कर लो तो बात समझ आ जाती है। ओके देन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम used in making life comfortable in our villages and towns? List the item and name the material used in their making. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिसोर्सेस है क्या। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. तो इसका अर्थ क्या है? वो सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और हमें उन चीज़ों से सेटिस्फाई होते हैं, हमारा नीड्स को प्रोवाइड करते हैं, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो 3 चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं। क्या क्या वो 3 चीज़? पहला हो गया नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। तो इन 3 चीज़ों से हम इंटरेक्ट करते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो अब हम ये वाला फिगर देख रहे हैं, इसी में वही कहा गया कि ह्यूमन बीइंग किन 3 चीज़ों से इंटरेक्ट किया गया है। और रिसोर्सेस क्या है, ये वाली फिगर में हमें पूरा दिखा रहा है। तो चलो हम इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिसोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं ना। पहला नेचुरल और एक ह्यूमन। तो नेचुरल में भी 2 टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में भी 2 टाइप्स होते हैं, कंटिन्यूअस और विंड वाटर। और बायोलॉजिकल 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं? जो एनिमल्स, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या है, वो भी 2 टाइप्स के हैं, रिसाइकेबल, एग्जाम्पल मेटल्स, एंड नॉन रिसाइकेबल, जिसके हम फ्यूल्स ले लेते हैं, कोई भी पेट्रोल डीजल। तो हम अगर उससे एक बार यूज कर चुके होते हैं तो दोबारा हम उसे यूज़ नहीं कर सकते ना, तो उसे नॉन रिसाइकेबल कहते हैं। और ह्यूमन में क्या क्या है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, वो तो आपको पता ही है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो अब हम पढ़ेंगे द प्रोसेसेस ऑफ transformation of things available in our environment involve an interdependent relationship between nature, technology, institution. Human beings interact with nature through technology and create institution, जो कि मैं बताई थी कि
जो ह्यूमन बीइंग है वो तीन चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। कैसे वो इंटरेक्ट है? वो नेचर के थ्रू टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट है, और टेक्नोलॉजी से वो क्रिएट करते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या है? स्कूल हो गया, कोई सा भी बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, वो होता है ना इंस्टीट्यूशन। और नेचर के थ्रू तो हम टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। Do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? क्या आप लोग सोच रहे हो कि जो रिसोर्स है वो हमें नेचर से ही फ्री गिफ्ट मिला है? दे आर नॉट, बिल्कुल नहीं। रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्स क्या है? वो एक फंक्शन है ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी। Human beings themselves are essential components of resource. Human being खुद essential components को resource करते हैं of transform material available in our environment into resource and use them. फिर वो जो मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में है, और उन्हीं को ही यूज़ करते हैं। These resources can be classified in the following ways. क्या क्या है वो? On the basis of origin, biotic, abiotic. On the basis of usability, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individual, community, national and international. On the basis of status of development, potential, developed stock and reserve. अब हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। आ गया, ये तो एक्टिविटी है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? These are obtained from biosphere and have life such as human being, flora, fauna, fisheries, livestock. बायोटिक रिसोर्सेस वो है जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन होता है, और लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे हो गया ह्यूमन, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सारे, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इतना ही दिया है। अबायोटिक रिसोर्स क्या है? All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metal. अबायोटिक क्या है? वो सारी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग होते हैं उन्हें को हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया रॉक, मेटल, ये सारे। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resource. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resource may further be divided into continuous or flow. रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है? जो रिसोर्सेस खुद रिन्यूड या फिर रिप्रोड्यूस होता है बाय फिजिकल या केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस में, उसी का हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर सोलर एंड विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सारे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? These occur over a very long geological time. Mineral and fossil fuels are example of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals and recyclable, and some
like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their uses. तो ये क्या है, जो रिसोर्सेज ऑक्यूर करता है वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम को, जैसे कि मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ये कुछ रिसोर्सेज हैं। और ये सारे रिसोर्सेज मिलियन ऑफ ईयर लगता है उन्हें फॉर्मेशन करने के लिए। और जैसे कि हम ले लेते हैं मेटल्स और रॉक्स, ये सारे रिसाइकेबल रिसोर्स हैं, हम इसे रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन हम अगर फ्यूल ले लेंगे पेट्रोल डीजल, तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते। तो ये है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये क्या है, दिस आर ऑल्सो ओन privately by individual. Many farmers own land which is allotted of them by government against the payment of revenue. In villages, there are people with land ownership, but there are many people who are landless. Urban people who own plots, house, and other property, plantation, pasture land, ponds, water in well, etc. are example of resource ownership by individual. Make a list of resources owned by your house. तो ये क्या है इंडिविजुअल रिसोर्स? इंडिविजुअल रिसोर्स होता है वो जो प्राइवेटली तुम खुद के लिए करते हो। जैसे कुछ फार्मर के पास ना खुद का ज़मीन होता है, खुद का खेत होता है, जिससे वो खेती करते हैं खुद के लिए। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि लैंडलेस है ना। और अर्बन पीपल क्या है, उनके पास खुद का प्लॉट्स, हाउस, बहुत सारे अलग प्रॉपर्टीज़ भी है, प्लांटेशन, पैस्चर लैंड भी है, पॉन्ड्स है, वाटर इन वेल्स है, बहुत सारे हैं। तो जो खुद के लिए प्राइवेट के लिए प्राइवेटली तुम कर रहे हो, जैसे जैसे कि तुम्हारा घर हो गया, तो वो क्या है आपके पेरेंट्स की है, तो उसी को इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स क्या है? There are resources which are accessible to all the members of the community. Village commons, grazing ground, burial ground, village pond, public park, picnic spots, or playground in urban areas are de facto accessible to all the people living there. हाँ, तो कम्युनिटी रिसोर्स के जो पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है, मतलब जो कि खुद के लिए नहीं, सब मिलके कम्युनिटीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्लेग्राउंड, सारे बच्चे वहाँ के, आपके अपार्टमेंट में एक प्लेग्राउंड है, तो वहाँ पर सारे अपार्टमेंट के बच्चे जाके खेल सकते हैं ना। सिर्फ तो आप ही नहीं आप जाके नहीं बोलोगे कि ये मेरा है ये प्लेग्राउंड, मैं किसी को नहीं आने दूँगा, ये तो नहीं है ना। तो उसी को ही कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। और नेशनल रिसोर्स क्या है? Technically, all the resources belong to the nation. The country has legal power to acquire even private property for public good, जो कि पब्लिक गुड के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लिया जाता है टेक्निकली, तो उससे। और you might have seen roads, canal, railway being constructed on field owned by some individual, जैसे कि रोड्स होता है, कैनल हो गया, रेलवे हो गया, वो भी कुछ इंडिविजुअल लोग से लेकर ही बनाया जाता है। Urban development authorities get empowered by government to acquire land, all the minerals, water resource, forest, wildlife, land within the potential boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast, term as territorial water and resource therein being
belong to the nation। तो ये सारे को नेशनल रिसोर्स कहते हैं। और ये जो ये जो 12 माइल्स है ये ओशन का लेंथ बताया गया है, हाइट बताया गया है। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? There are international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical mile of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the consent of international institution। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उन्हें ना ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स और उसी पर कोई भी अलग कंट्री के लोग उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते विदाउट ऑफ कंसर्न इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। उसी को हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। और दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये डू यू नो बताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ लिया करो सब। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैनेजेस नोडल्स from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone, identify some other resources which are international in nature। Potential resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? वो रिसोर्सेज जो अभी तक यूटिलाइज नहीं हो पाई है, आगे चलकर वो भी हो सकती है। जैसे कि हमारा वेस्टर्न पार्ट इंडिया का देख लो, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात, तो उसमें पोटेंशियल डेवलपमेंट हो चुका है काफ़ी, जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी हो गया, लेकिन वो प्रॉपरली अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। आगे चल के वो और भी ज़्यादा डेवलप कर सकती है, उसी को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। डेवलप रिसोर्स क्या है? Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। The development of resource depend on technology and the level of their feasibility। तो ये क्या है? क्या है डेवलप रिसोर्स? जो रिसोर्सेस सर्वे करती है क्वालिटी और क्वांटिटी को और उसी को डिटरमाइन फॉर यूटिलाइजेशन। तो उसी डेवलपमेंट को जो रिसोर्स है वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी को, उसे डेवलप रिसोर्स कहते हैं। स्टॉक material in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to assess this are include among, for example, water in a compound of two inflammable gas हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि वाटर क्या है? टू केमिकल रिएक्शन से होता है। वाटर कैसे बनता है? दोनों गैस से, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन, जिससे कि H2O कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O।
हो गया। तो ये H2O कैसे बनता है हमें तो पता चल गया। और जो कि रिसोर्स में एनर्जी को यूज्ड किया जाता है और जो कि टेक्निकल know how to use them for this purpose। टेक्निकली हम उसे नहीं जानते कैसे यूज़ करना होता है, उसी को हम स्टॉक कहते हैं। रिजर्व क्या है? रिजर्व आर सबसेट of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirement. Rivers water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent. Thus, the water in dams, forests, etc. is a reserve which can be used in future. Development resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. रिसोर्स क्या है? वो तो ह्यूमन बीइंग अपने सर्वाइवल में ही कुछ मटेरियल कंपाउंड हमारी इन्वायरमेंट से रिसोर्स करते हैं और खुद ही उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन हम सोचते क्या है कि रिसोर्स जो है कि वो हमें नेचर से फ्री गिफ्ट मिला है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम indiscriminately, and this has led to the following major problems: depletion of resources for satisfying of the greed of few individuals, accumulation of resources which few hand, return which in turn divided the society into two segments, that is haves and have not, or rich or poor. Indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological series such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. And equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries contains, the future of our planet is in danger. Their resource planning is essential for sustainable existence of all forms of lives. Sustainable existence is a component of sustainable development. Sustainable economic development means developed should take place without damaging the environment. The development in the present should not compromise with the needs of the future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्लेस जगह लेती है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इतने तक हम अच्छे से समझ गए हैं और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।